पाकिस्तान के सामने या हमारे दुश्मन बनती जा रही है जो बांग्लादेश आज छोटी नेशन है होते हुए भी जिस ढंग से वो हमें आग दिखाना शुरू किया है, उसके सामने में भी अगर हम लोग अपनी मॉरल पैरामीटर्स को ज्यादा जगह देंगे तो भी वो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। भारत की जो फंडामेंटल पावर है, रूडिमेंटल जो पावर है, वो हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। तो जो योग सूत्र है वो तुम्हें ये सिखाता है कि ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कैसे मैनिफेस्ट करता है तुम्हारे निजी इंडिविजुअलिटी के अंदर। एक नारी में रहो, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक को प्यार करो। यम में 5 चीज हुई, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और प्रतिग्रह। 3 फंडामेंटल लॉज है। कोई भी देश की या कोई भी जाति की या कोई भी समाज की दूरदृष्टिता को या दूरगामी अवस्था को बनाए रखने के लिए 3 फंडामेंटल लॉ है, जिसमें एक आता है पावर, एक आता है उस देश की मॉरलिटी और एक आता है उस देश की स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 3 ही है जो उस देश की बेस को बनाता है। इस पावर में इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, डेमोग्राफिकल पावर सारे आ जाता है। मॉरलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, ब्यूरोक्रेटिक मॉरलिटी, ये सारे आ जाता है। और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो आप समझ ही रहे हो कि उसकी परसेप्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी फिलोसॉफिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे आता है। तो मैं एक व्यक्तिगत अपनी निजी सिद्धांतों को अगर समझूं या इस पूरे विश्व को एनालाइज करूं एक साधु होने के नाते, ये मैं समझूंगा कि स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय भारत को अपनी निजी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए। क्योंकि भारत की जो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो योगा, वो निस्वार्थ भाव, सेल्फलेसनेस, इसके ऊपर टिकी है। योगा की सेल्फलेसनेस के ऊपर टिकी है। और सौभातृत्व बोध, हार्मोनी, इसके ऊपर टिकी है। तो ये जो अंग्रेजी की हार्मोनी, सेल्फलेसनेस है, ये दोनों इकट्ठा बन के हमारी योगा बनता है। और ये योगा ही हमारी देश की संप्रभुता को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया है इतिहास से लेके आज तक। यही हमारी भारत की मेन फ्रेम पोटेंशियल है जो हमारी देश को एक निजी पहचान दिया है। पर हमें हमारी ये जो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको भी एक प्रॉपर फ्यूजन करनी पड़ेगी। और ये फ्यूजन हमें पावर और मोरलिटी के साथ ही करनी पड़ेगी। पावर के अंदर हम फिर से कह रहे हैं इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, डेमोग्राफिकल पावर, ये सारा रहेगा। साथ साथ हमारी जो मोरलिटी है उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी, ब्यूरोक्रेटिक मोरलिटी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचरल मोरलिटी, ये सारा आएगा। ये सारा आने के बाद ही वो चीज़ एक फंडामेंटल फाउंडेशन बना सकता है जिससे हमारे देश बुनियादी रूप से खड़ा है या खड़ा रहेगा। तो हमारी स्पिरिचुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेनली आज के समय के अनुसार, जहां हम 2025 में खड़ा है, तो वहाँ 2 मेन पिलर में खड़ा कर सकते हैं। एक है श्रीमद् भगवद गीता और एक है पतंजलि की योग सूत्र। ये जो योग सूत्र है ये हमारी इनर वर्ल्ड के तरफ हमें मैनिफेस्ट करवाना सिखाता है। जो इनर वर्ल्ड में हम पहले से जिस परफेक्शन के लिए पैदा हुए हैं वो परफेक्शन को कैसे मैनिफेस्ट कर पाए वो योग सूत्र दिखाता है। और उस मैनिफेस्टेड चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट कर पाए वो गीता दिखाता है। ये योग सूत्र और गीता, इन दोनों को अगर एक शब्द में, एक वाक्य में हम बोलना चाहें तो वो ऐसा आएगा, कोई भी जगह में पहुंच पाना आसान है, वहाँ टिके रहना कठिन है। तो कोई भी जगह में पहुंचने के लिए हमें योग सूत्र बहुत सहायता करेगा उस जगह में पहुंचने के लिए। मानो हम यूपीएससी में सफल होना चाहते हैं तो यूपीएससी में सफल होने के लिए हमें योग सूत्र अपने आप को जोड़ने में, यूपीएससी की ऑरा के साथ जोड़ने में बहुत सहायता करेगा। और यूपीएससी में जीतने के बाद, आईएएस बनने के बाद वहाँ टिके रहने के लिए सबसे ज़्यादा सहायता करेगा भगवद गीता। मैंने इस चीज़ को ऐसे सोचो, मानो तुम्हारी किसी एक प्रेमिका से तुम प्रेम करते हो, या कोई एक प्रेमिका है जो प्रेमिक से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेमिक प्रेमिका को चाहते हैं, एक दूसरे को विवाह करना चाहते हैं।
आधुनिक जितने भी हमारे ये सिनेमास होते हैं इसमें दिखाया है कि प्रेमिक और प्रेमिका एक दूसरे के प्रति बहुत स्ट्रगल किए मिलने के लिए, मिल लिए, शादी हो गई, फिर सिनेमा दी एंड हो जाता है। तो हमारी जितनी भी सोच आज तक हमारे समाज में ये मूवीज़ के ज़रिए ये सेलुलॉइड्स की दुनिया में ये दिखाया गया है कि हम लोग जो स्ट्रगल है वो उस चीज़ को अचीव करने तक ही है, ये दिखाता है। पर मेन स्ट्रगल हमारी उसके बाद शुरू होता है, जब वो विवाह हो गई उसके बाद से ही स्ट्रगल सही में शुरू होता है। मानो तुम यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो तो यूपीएससी क्रैक करने के लिए बहुत परीक्षा तुम दिए, तो तुम्हारी जो ये सेलुलॉइड्स की सिनेमाएं बनेगी वो शायद यूपीएससी की क्रैक तक ही दिखा दी कि ये बच्चा अब यूपीएससी की क्रैक कर लिया। पर मेन स्ट्रगल शुरू होता है उसके बाद, उसकी पहुंचने के बाद वहाँ टिके कैसे रहेंगे वो यूपीएससी में, उस जगह में कैसे हम अपने आप को बना के रखेंगे, अपनी रेलेवेंस को कैसे रखेंगे। तो उस चीज़ को अचीव जब तक तुम्हारी नहीं हो रहा है, वो तुम्हारी योग सूत्र हमारे भारत में बहुत सहायता करेगा। योग सूत्र में कोई भगवान, ईश्वर, देवता, कोई चर्चा ऐसी नहीं है। तुम्हें तुम्हारे साथ मिलने के लिए, जोड़ने के लिए, योग करने के लिए जो तरीका है वो योग सूत्र के रूप से आता है। और गीता वो दिखाता है कि अगर तुम अपने आप को जोड़ दिए हो यूपीएससी के साथ या कोई भी चीज़ के साथ, एक अच्छी व्यवस्था में अपने आप को जोड़ दिए हो, एक अच्छे सिस्टम के साथ, एक अच्छे सिचुएशंस के साथ तुम अपने आप को जोड़ दिए हो, तो वो जोड़ने के बाद उस जोक को, उस बॉन्ड को कैसे बना के रख पाओगे, अपनी रेलेवेंस को कैसे वहाँ बरकरार रख पाओगे, वो दिखाता है तुम्हारी गीता। ये दोनों है, तो एक तरफ योग सूत्र है, एक तरफ गीता है, जो हमारी भारत की स्पिरिचुअल रेलेवेंस को अच्छे से दिखाता है, बड़ी लॉजिकल वे में दिखाता है, बड़ी व्यवस्थित वे से दिखाता है। और यही दो से ही हम लोग हमारे देश में ये योग सूत्र और गीता दोनों ही एक ही चीज़ को कहता है, सिर्फ पन्नियाँ अलग है, बस इतना हमें समझना है। योग सूत्र पहुँचने से पहले तक है, योग सूत्र के बाद जब तुम पहुँच गए उसके बाद जो तुम्हारी ज़िंदगी है वहाँ पहुँचने के बाद टिके रहने की, वो गीता दिखाता है। तो जो योग सूत्र और गीता, इन दोनों में मेनली एक ही बातें कही गई है, प्रधानतः एक ही बातें कही गई है। धर्म कही गई है, अहिंसा की बात कही गई है, सत्य की बात कही गई है कि कैसे तुम सत्य के सहारे इस चीज़ को आगे ले जा सकते हो। क्योंकि एक कहावत इन दोनों, गीता और योग सूत्र, इन दोनों में एक ही चर्चा आता है कि झूठ से बनी आबादी बर्बादी लाती है। हम अपने बगल की सारे देशों को देख रहे हैं, ये लोग थोड़ी बहुत झूठ के सहारे ही बनी हैं, चाहे हमारे बांग्लादेश हो, चाहे हमारे पाकिस्तान हो, ये लोग झूठ के सहारे ही बनी है। और ये जो झूठ के सहारे बनी है, ये उन लोगों के देश में जो बर्बादी ले आया है, ये वो लोग भी देख रहा है। और वो जो परमात्मा है, जिसको आप अल्लाह ताला कहो या जिसको गॉड कहो, वो जब विचार करते हैं वो न्याय संगत विचार करते हैं। ये विचार के तहत एक ना एक समय उन लोगों के ऊपर भी ज़रूर इसकी परिणाम अवश्य आएगी। तो भारत की जो फंडामेंटल पावर है, रुडिमेंटल जो पावर है, वो हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है हर वक्त के लिए। अब भारत यहाँ जो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले आया है, यहाँ ये जो दो ग्रंथ की हम चर्चा किए, जो एक है आपकी योग सूत्र और एक है गीता, इन दोनों में दो तरीके की चर्चा विशेष आई है। मतलब जब तक तुम न पहुंच पा रहे हो, जब तक तुम न उस चीज़ को अचीव कर पा रहे हो, तो तुम्हें यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, सामुदायिक चैतन्य बोध, इसके प्रति ध्यान देनी पड़ेगी। मतलब एक उदाहरण देता हूँ, मान लो ये इंडिविजुअल के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए या हम सब के लिए, मेरे लिए भी अगर हम ये बात को कहेंगे, मुझे कोई एक जगह में पहुँचना है, तो मुझे वहाँ पहुँचने से पहले ये सोच लेना पड़ेगा कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तो ही मैं समझ पाऊँगा वहाँ की प्रोज एंड कॉन्स क्या है। मतलब मैं यूपीएससी को पास करना चाहता हूँ और आईएएस बनना चाहता हूँ, तो पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं आईएएस बन गया हूँ, तो मेरे अंदर वो एटीट्यूड बनेगा, वो पर्सनैलिटी बनेगी, जिससे मैं वहाँ पहुँचने के बाद अपने अंदर वो इनकलकेट कर पाऊँ, वैसा कैरेक्टराइजेशंस कर पाऊँ। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, कोई भी जगह तक पहुँचने के लिए हमें उस जगह के प्रति कॉन्शियसनेस चाहिए, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस चाहिए।
मतलब तुम अगर अमेरिका जाके बिजनेस करना चाहते हो तो तुम्हें पहले सोच लेना पड़ेगा, मैं अमेरिका पहुंच गया हूँ, वहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, अब मैं समझना चाहता हूँ कि वहाँ बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। ठीक, ये भी वैसी है। तो जो योग सूत्र है वो तुम्हें ये सिखाता है कि ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कैसे मैनिफेस्ट करता है तुम्हारे निजी इंडिविजुअलिटी के अंदर, तुम्हारी निजी इंडिविजुअल इंडिजीनियस पर्सनैलिटी के अंदर कैसे तुम ये चीज़ को फॉस्टर कर पाओगे, कैसे इस चीज़ को तुम मैनिफेस्ट कर पाओगे, ये चीज़ को दिखाता है हमारी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस योग सूत्र के माध्यम से। ठीक वैसे ही गीता दिखाता है सेल्फ इंटरेस्ट से तुम कैसे नेशनल इंटरेस्ट तक अपने आप को ले जा सकते हो। क्योंकि हम जब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ हमारी और सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रह सकता है। हम वहाँ इंस्टीट्यूशनल बन के पहुँचे हैं और या फिर अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो हमारी विजन होगा वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर जाके नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए। वो गीता दिखाता है, वो श्री कृष्ण दिखाता है। तो ये जो दो फंडामेंटल हमारी भारतीय संस्कृति की आज के अनुसार 2025 के अनुसार जो पिलर है, एक है योग सूत्र, एक है गीता, ये दोनों यही दिखाता है। एक में तुम मिलेगी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, एक में तुम्हें मिलेगी सेल्फ इंटरेस्ट से नेशनल इंटरेस्ट, कैसे हम इनबिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये दो चीज़ दिखाता है। अब यही जो दो चीज़ है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और एक है सेल्फ इंटरेस्ट टू नेशनल इंटरेस्ट, ये जो दो चीज़ है, ये दो चीज़ को अगर हम अपने जीवन में ढंग से उतार पाए तो हम लोग अपने ही जीवन के द्वारा तीन चीज़ को सबसे अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। पहला, ग्लोबल हार्मोनी, हम हार्मोनी को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ग्लोबल हार्मोनी को। दूसरा, हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो प्राकृतिक भारसाम्य बोध है, स्थितावस्था है, उसको हम लोग अच्छे से ले आ पाएंगे। एवं तीसरा, इक्विटेबल डेवलपमेंट इन ऑल कास्ट एंड क्रीड, वो हम बना सकेंगे अगर हम लोग योग सूत्र और गीता के माध्यम से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और नेशनल इंटरेस्ट को मैनिफेस्ट कर पाए। तो ये तीन चीज़ अपने जीवन में तथा देश दुनिया के जीवन में अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से और व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे। और इसीलिए ही भारत बारंबार डिप्लोमेसी, डायलॉग और डेमोक्रेसी को ही आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाने की बात करता है। यही भारत की संप्रभुता की विशेषता है। यहाँ भारत हर वक्त एक यही चीज़ को बढ़ावा देते वक्त हर वक्त कोई भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करने की ही बात करते हैं कि इसको बढ़ावा ना दो। क्योंकि अगर तुम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को समझ रहे हो तो डी एस्केलेशंस ऑफ एनी सच ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, वो हमारी जीवन की या हमारी ह्यूमन रेस की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको ही दिखाएगा या दिखाता है। तो ये भारत की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है गणतंत्र की। ये भारत हर वक्त अपनी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को डी एस्केलेशंस में ही ले आता है। और भारत की जो सेल्फ इंटरेस्ट टू नेशनल इंटरेस्ट की ये जो सफ़र है, ये सफ़र हम लोग हर वक्त, भारत हर वक्त जो हमारी क्लाइमेट एक्शंस है, क्लाइमेट चेंज के प्रति जो हमारी एक्शंस है तथा हमारी जो ग्लोबल हेल्थ की इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, उसमें हम लोग बहुत आगे ले आए। जहां हम लोग दिखाए हैं कि कैसे निष्काम कर्म के ज़रिए हम अपने आप को सबके साथ बांट सकते हैं। क्योंकि ये जो दो ग्रंथ है, ये दो ग्रंथ एक ही चीज़ को दिखाता है, कैसे तुम खुद के अंदर सबको और सबके अंदर खुद को बांट पाओ, देख पाओ, महसूस कर पाओ। अगर तुम खुद के अंदर, अपने अंदर सबको और सबके अंदर अपनों को देख लिए तो आधा से ज़्यादा समस्या तुम्हारी यहीं ख़त्म हो गई, अच्छे से ख़त्म हो गई। और इन्हीं चीज़ के लिए ही हम लोग रीयूजेबल एनर्जी को बहुत अच्छा तरीके से आगे ले आए। इसके लिए हम बार बार बोलते हैं, जो हमारी इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनी, ये बहुत अच्छा बनी और 2018 में ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समकाल में ये बनाई गई एवं ये बहुत अच्छे से 140 के आसपास देशों को इकट्ठा कर लिया है एवं लोग आज इसमें समझ रहे हैं। यही
स्पिरिचुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत की, ये हमारी ईगो ड्रिवन पावर पॉलिटिक्स जो है, या जो रिजिड मोरलिज्म है, उससे पार ले जाता है। हमारी जो ईगो ड्रिवन पावर पॉलिटिक्स आज वेस्ट फिलोसॉफी के लोग चाल रहे हैं, वेस्ट की जो कैपिटलिज्म है, वो मेनली ये कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए जो ये ईगो ड्रिवन पॉलिसीज़ को ले जा रहे हैं, भारत उसकी संपूर्ण रूप से खंडन करता है। और भारत यहाँ अपनी निजी जीवन की जो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भारत की खूबसूरती है, उसको कि जीवात्मिक बोध इसके तहत ही ये ब्रह्मांड में, ये विश्व में ले आना चाहता है। ये चाहता है भारत कि भारत की सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स ना हो के, रिजिड रेशियल पॉलिटिक्स ना हो के, वो तरीका को ऊपर जाके हम लोग ये चीज़ को, सेल्फ इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के साथ कैसे जोड़ता है, ये तरीके से हम लोग आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हम लोगों को एक फ्यूजन करनी पड़ेगी, जो हम अभी ही बोले कि स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मॉरलिटी और पावर को भी एक फ्यूजन में ले आनी पड़ेगी। पर यहाँ हमें एक विशेष ध्यान रखने पड़ेगा। मॉरलिटी जो है ना, वो हमारी सपोर्टिव नेसेसिटी हो सकता है, वो हमारी सहायक हो सकता है। जो मॉरलिटी है भारत की, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी हो, ब्यूरोक्रेटिक मॉरलिटी हो, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव मॉरलिटी हो, ये सारे एक सपोर्टिव नेसेसिटी है, सपोर्टिव प्रिंसिपल बनेगी। जैसे मॉरलिटी क्या है भारत की मॉरलिटी में आता है, जो हमारी योग सूत्र है उसमें या गीता में ये आता है यम नियम में आपको विशेष मिलेगी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अप्रतिग्रह। अहिंसा मतलब हिंसा ना करो, सत्य मतलब सत्य बोलो, अस्तेय मतलब चोरी ना करो, ब्रह्मचर्य एक नारी में रहो, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक को प्यार करो, एक के साथ रहो, ये हम लोग भारत दिखाता है ब्रह्मचर्य। और अप्रतिग्रह, उतना ना लो जितना तुम्हें नहीं चाहिए, ज़्यादा लेने की कोशिश ना करो, और सोचो कि ये शरीर भी तुम्हारी नहीं है, ये शरीर की ट्रस्टी तुम हो, ये ब्रह्मांड तुम्हारी नहीं है, तुम ये ब्रह्मांड की ट्रस्टी हो। ये यम में आता है। भारत की मोरालिटी की दूसरे पिलर आता है नियम, वो आता है शौच मतलब साफ सुथरा रहो अंदर से बाहर से, संतोष रखो अंदर से बाहर से, स्वाध्याय करो, अच्छे अच्छे किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे पढ़ाई करो, इंस्टाग्राम ट्विटर ये रील बनाने के चक्कर में मत रहो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हो। वो एनर्जी को तुम अच्छे चीज में डालो, वो स्वाध्याय में डालो, ईश्वर प्रणिधान, तुम अपने आप को कोई सुप्रीम के सामने ले जाओ, ये हमारी नियम में आता है। और अपने आप को कायिक, मानसिक और वाचिक ये तपस्या में ले आओ, ये 5 चीज नियम में आता है। तो यम और नियम में 5 चीज हुई। यम में 5 चीज हुई, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और प्रतिग्रह। और नियम में 5 चीज हुई, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तपस्या, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 चीज हुई। ये 5 चीज हमारी मोरालिटी है, हमारी नैतिकता है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी है, ये हमारी ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी भी है, ये हमारी लेजिस्लेटिव मोरालिटी भी है। इसी तरीके से ही भारत बनी और भारत आगे भी यही मोरालिटी को अवश्य ही रखेगा। इसी चीज़ को ही हम लोग जस्टिस में, न्यायपालिकाओं में, कॉन्स्टिट्यूशन में देख पाते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में देख पाते हैं। हम इसी चीज़ के कारण ही हर वक्त नॉन एग्रेसिव पॉलिसी बनाते हैं। हम लोग कभी भी यही मॉरलिटी के कारण ही और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फ्यूजन के कारण ही हर वक्त अपनी नॉन एग्रेसिव पॉलिसी तैयार करते हैं। डी एस्केलेटेड नॉन एग्रेसिव पॉलिसी, ये हमारी कारण होती है। हम लोगों की ये जो यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमारी वक्तव्य को इन्हीं मॉरलिटी के कारण ही ग्रहण किया जाता है। भारत अपनी जितनी भी पावर्स है वहाँ इसी सूत्र से, यही मॉरल एथिक्स से ही अपने आप को डाले हैं बार बार। हमारी सॉवरेनिटी की भी ये
बनाए रखते हुए, हमारी देश की अच्छी सॉवरेनिटी को बनाए रखते हुए, हम लोग एक्सप्लॉयटिव इकोनॉमिक जो प्रैक्टिस है जो बाकी दुनिया करता है, आप भी जानते हो चीन ऐसी कोई डेब्ट पॉलिसी बनाते हैं, डेब्ट ट्रैप जो चीन बनाता है, भारत वैसा एक्सप्लॉयटिव इकोनॉमिक प्रैक्टिस से दूर रहता है अपनी निजी ये मॉरल पॉलिटिक्स के कारण या मॉरल एथिक्स के कारण ही। पर ये ही चीज़ भारत की यही मॉरलिटी कभी कभी भारत की गले की फंदा भी बनता है। भारत की यही मॉरलिटी कभी कभी चीन और पाकिस्तान की एग्रेशंस के सामने झुक जाता है और झुक गया था, जिसके कारण ही हम लोग अपीसमेंट की शिकार तक हुए। जब लोग अंग्रेज लोग आके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को हमारे देश में स्थापित किए, उस समय में भी हम ही भारतीय लोग अपनी ही मॉरल पैरामीटर्स को ज़्यादा जगह देने के कारण हम लोग ही डिमिनाइज्ड हो गए थे, हम लोग ही एटेन्यूएटेड हो गए थे, हम लोग ही झुक गए थे। जबकि हमारे भारतीयों के पास उतनी पोटेंशियल था, है, अभी भी, आगे भी रहेगा। पर हम लोग तब अपनी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जगह में मोरलिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर दिए थे, जिसके कारण हम लोगों को ये खामियाजा चुकानी पड़ी। आज भी अगर हम लोग चीन के सामने अपनी मॉरल एथिक्स को ज़्यादा स्थान दे देंगे, काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के सामने या हमारे दुश्मन बनती जा रही है जो बांग्लादेश, आज छोटी नेशन है होते हुए भी जिस ढंग से वो हमें आंख दिखाना शुरू किया है, उसके सामने में भी अगर हम लोग अपनी मॉरल पैरामीटर्स को ज़्यादा जगह देंगे तो भी वो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। इस जगह में हमारी तीसरी पावर को, पावर पॉलिटिक्स को, कोई भी पावर को, वो प्रैक्टिकल नेसेसिटी बनता है। हम पहले ही बोले स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको मोरालिटी को और पावर को एक फ्यूजन में लानी पड़ेगी, जबकि यहाँ मोरालिटी सपोर्टिव होगा और पावर प्रैक्टिकल होगा। पावर हमारी प्रैक्टिकल नेसेसिटी है। हम लोग इसीलिए ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं, इकोनॉमिक पावर को गेन कर रहे हैं बोल के। हम लोग मिलिट्री पावर में भी अपनी इंडिजीनियस मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत इत्यादि बना पा रहे हैं बोल के ही हम लोग आज विश्व में अपनी जो एक्सपोर्ट है आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की, वो 700% बढ़ा चुके हैं। हमारी जो इंपोर्ट है वो 40% कम हो चुका है, लगभग आज के डेट तक 40% कम हो चुका है। वो हमारी ये पावर पॉलिटिक्स को गेन करने के लिए। हमारी ही देश में इंडिजीनियस तरीके से आज हम लोग वंदे भारत ट्रेन तक बना रहे हैं और अच्छे सड़क, माननीय नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन मंत्री है, वो अच्छे परिवहन व्यवस्था देने के लिए देशवासियों को रास्ता बनाते जा रहे हैं। ये हमारी पावर पॉलिटिक्स को दिखाता है, हम कैसे पावर को प्रैक्टिकली नेसेसिटी के तहत ले रहे हैं। और ये भी हमारी स्पिरिचुअल फ्यूजन के तहत ही ले रहे हैं। सारे मंदिरों को हम चार धाम परियोजना के तहत जोड़े हैं, सारे मंदिरों को कश्मीर से कन्याकुमारी को रेल ट्रैक के साथ जोड़ दिए। ये हमारी पावर ड्रिवन पॉलिटिक्स को ही दिखाता है, क्योंकि हम इकोनॉमिक पावर के साथ साथ मिलिट्री पावर को भी ले आना चाहते हैं। हम वहाँ डेमोग्राफिकल पावर को भी ले आना चाहते हैं, जिससे लोग एग्जाइल ना करें, एक्सोडस ना करें, लोग माइग्रेशंस को रोकना चाहते हैं। इसीलिए हम उन लोगों के पास प्रॉपर परिवहन व्यवस्था भी देना चाहते हैं, ताकि इंटर स्टेटेड कनेक्टिविटी भी अच्छे से बने। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग गीता की कुछ अच्छे शब्दों को भी लिए हैं। गीता में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, क्लैब्यं मास्मः गमः पार्थ नहि तत्त्वय्युपपद्यते, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपः। परंतपः, परंतप मतलब अगर तू खड़ा हो जाए तो तू दूसरों को दुख दे सकता है, तू क्यों दुख में जा रहा है। भारत को श्री कृष्ण जी उस 5000 साल पहले कह के जा रहे हैं, खड़े हो जाओ, तुम्हारी समय आ चुकी है, अब तुम बोलोगे तो दुनिया सुनेगा। ये नपुंसकता, क्लैब्यत्व, हिजड़ेपना ना दिखाओ, उतरो, युद्ध में उतरो, ये युद्ध तुम्हारी है। ये युद्ध में आके तुम्हें ही प्रमाणित करनी है, क्योंकि युद्ध ही वीर का प्रमाण है। युद्ध की अपनी निजी मोरालिटी है, युद्ध की अपनी निजी प्रैक्टिस है। वहाँ ये स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरलिटी की उतनी जगह नहीं बनती है। अगर युद्ध ना भी हो, एक स्किर्मिश भी हो, उसके लिए भी हमें उतनी ही तैयार रहनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग चारों ओर से अच्छे ढंग से घिर चुके हैं, घेर रहे हैं हमें। क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, बूमिंग अर्थव्यवस्था है।
दुनिया चाहेगा इस चीज़ को कि भारत को घेरे। और इसी संदर्भ में हम लोग डिप्लोमेटिक पावर को भी लेना चाह रहे हैं, जो हमें डेमोग्राफी की तहत ही मिलती है। 140 करोड़ से ज़्यादा हम लोगों की आज देश की आबादी है, जो हमें डिप्लोमेटिक पावर में भी ले जाता है, बना के एक जगह देता है। भारत यहाँ पावर को भी दो मेन फ्रेम के साथ व्यवहार करता है। पहला, धर्म रक्षति रक्षितः। अगर तुम धर्म की रक्षा किए हो तो धर्म ही तुम्हें रक्षा करेगा। ये पावर की सबसे पहला एम्ब्लेम है, सबसे पहला प्रीफेस है। और पावर की ही दूसरी प्रीफेस है, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। ये पावर पॉलिटिक्स को या पावर की प्रैक्टिकल नेसेसिटी को यहाँ दिखाता है। तो भारत को ये फ्यूजन को बना के अब आगे बढ़ते जाना है, जिसके तहत भारत स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेन फ्रेम में रखते हुए एक तरफ मॉरलिटी को सपोर्टिव और पावर को प्रैक्टिकल नेसेसिटी बना के अपनी निजी आध्यात्मिक ऊर्जाओं के साथ एक अच्छे भविष्य के लिए आगे बढ़ते जाए।